लगभग 9 बजे शुरू हुई। तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिलों पर पड़ रहा है। मयूरभंज जिले में भी तूफान की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। तूफान यास के असर से ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस तूफान की गतिविधियों पर पारादीप स्थित डॉपलर मौसम राडार द्वारा निगरानी रखी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें भी इस तूफान पर नजर रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस तूफान के प्रभाव के चलते कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम में बारिश हो सकती है। यास से प्रभावित राज्य सरकारों ने किसी भी आपात स्थिति में इस तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए इंतजाम किए हुए हैं। आपात राहत और बचाव की स्थिति के लिए एनडीआरएफ और नौसेना की टीमें भी तैनात की जा चुकी हैं। और चक्रवाती तूफान यास के ओडिशा तट से टकराने के बाद की स्थिति के बारे में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से बातचीत की। आईएमडी चीफ एम महापात्रा जो बात करेंगे साइक्लोन यास की और उसके लैंडफॉल के बारे में। सर, लैंडफॉल हो चुका है, कितना समय चलेगा ये लैंडफॉल की प्रक्रिया और हम क्या इसकी विंड स्पीड और इसका अभी आगे अगले 3-4 घंटे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लैंडफॉल प्रोसेस अभी चालू है। ये चक्रवात अभी बालासोर के साउथ में तट को पार कर रहा है। विंड स्पीड इसका अभी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले 3 घंटे के अंदर ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद जब लैंड के ऊपर कंप्लीटली ये सिस्टम चला जाएगा, धीरे धीरे वीक हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट शाम तक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा विंड्स रहेगा और रात तक नॉर्थ इंटरनल ओडिशा का जो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहेगा और जो वेस्ट बंगाल का जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, वहां भी विंड स्पीड ज्यादा रहेगा। जब बालासोर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद है। 24 परगना और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहां भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है। दूसरे सभी डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सर, सिविरिटी के हिसाब से बहुत कम हुआ। पहले हम एक्सपेक्ट करते 180 के ऊपर की विंड स्पीड एंड रेनफॉल एक्टिविटी। आपको लगता है कि जो आई है वो भी कन्वेक्शन क्लाउड से ढक गया, तो जो एक्सपेक्टिंग जो स्पीड है, एक्सपेक्टिंग डैमेज है, वो इस बार कम होगा इन कंपेरिजन टू व्हाट वाज प्रेडिक्टेड? ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार कर रहा है। फिर भी इसका जो विंड स्पीड है अभी लगभग 130 से 140, गस्टिंग से 150 होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा उम्मीद था कि 185 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, मगर ऐसे इंटेंस नहीं हुआ और ये अच्छी की बात है और इसका भी सूचना हम कल रात को दे दिए थे। एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद ये डीप डिप्रेशन में कल तक बदल जाएगा। कल सुबह ये वीक होकर झारखंड में एक डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो ये थे आईएमडी चीफ एम महापात्रा जो बता रहे थे कि साइक्लोन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल तक ये झारखंड में जाके डीप डिप्रेशन में ये साइक्लोन तब्दील हो जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो चक्रवाती तूफान यास जो सुबह 9 बजे तट से टकराया और उसके बाद उसकी लैंडफॉल की प्रक्रिया अगले 3-4 घंटों में पूरी हो गई और ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने चक्रवात यास के तटीय इलाके से टकराने के बाद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तूफान के कारण तटीय जिलों में काफी तेज गति से हवाएं चली हैं। साइक्लोन यास इज लर्न टू हैव started the landfall process at around 9 o'clock. DG IMD has confirmed to me that landfall process has started, and this landfall process is expected to continue for 3 to 4 hours. So it's expected that by around 1 p.m. the tail end of the cyclone will also be completely moving to the landmass. This is making the landfall between Dhamra and Balasore, a little away from Dhamra towards Balasore, most likely in that Remuna Balasore Sadar block border somewhere. And it is moving in a northwesterly direction. It will continue to move in Balasore district till afternoon,
around, and thereafter it will enter into Mayurbhanj district. The wind speed is estimated to be right now around 120 to 140 kilometers per hour, and it is expected that this wind speed will continue in Balasore district around 120 to 140 kilometers per hour. चक्रवात यास को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने भी काफी इंतजाम किए हैं। पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा है कि कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया और साथ ही चक्रवात पर निगरानी रखने के लिए मुख्यालय स्तर और डिविजनल स्तर पर 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। हम लोगों ने एक तो डेडिकेटेड राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश किए हैं, जिसको सीनियर ऑफिसर्स मैन कर रहे हैं हेडक्वार्टर में भी और डिविजन्स में भी। इसके अलावा एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनें जो हावड़ा या मालदा या कोलकाता टर्मिनल से ओरिजिनेट होती हैं या जो इनकमिंग ट्रेन्स हैं उनको कैंसिल हम लोगों ने कर दिया है। उसके अलावा ये हमारे जो बहुत सारे यार्ड्स हैं, जैसे टिकियापारा यार्ड है और कुछ जो EMU कार शेड्स हैं, वो लो लाइंग एरिया हैं, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे रेक्स को सेफर प्लेसेस में मूव कर दिया। आज महात्मा बुद्ध की जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल विसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु इस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें बौद्ध संस्थाओं से भी सहयोग मिल रहा है। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने की बात कही। The life of Gautam Buddha was about peace, harmony, and coexistence. Today, there are still forces remaining whose existence depend on spreading hate, terror, and mindless violence. Such forces do not believe in liberal democratic principles. The need of the hour is for all those who believe in humanity to come together and defeat terror and radicalization. और पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। By studying the life of Lord Buddha, there is mention of the 4 sights. These 4 sights brought Lord Buddha face to face with human suffering. At the same time, it ignited within him the desire to devote his life to removing human sufferings. Lord Buddha taught us, Bhavatu Sabba Mangalam, blessings, compassion, and welfare of all. और पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना संकट के कहर का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया है। सारे देश मिलकर आज कोरोना से लड़ रहे हैं। The COVID-19 pandemic had not left us. Several nations, including India, have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once-in-a-lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. The pandemic has impacted every nation. The economic impact is huge as well. Our planet will not be the same after COVID-19.
In the times to come, we will certainly remember events as either pre-COVID or post-COVID. और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन अहम हथियार है। हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस बीच वैक्सीन का काम भी जारी है। Over the last year, there have been many noteworthy changes as well. We now have a better understanding of the pandemic, which strengthens our strategy to fight it. Most importantly, we have the vaccine, which is absolutely important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. और पीएम ने कहा कि हमें देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है जो कोरोना काल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिन रात सेवा दे रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चों पर तैनात अन्य कर्मियों को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट काल में मेडिकल स्टाफ लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही पीएम ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. Through this forum, I would like to once again salute our first responders, frontline healthcare workers, doctors, nurses, volunteers, who selflessly risk their lives every day to serve others in need. To those who have suffered and lost their near and dear ones, I would like to extend condolences. I grieve with them. केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में उपयोग की जाने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा की 29,250 अतिरिक्त शीशियां आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित कर दी गई हैं। यह आवंटन उपचार करा रहे रोगियों की संख्या के आधार पर किया गया है, देश भर में जिनकी संख्या 11,717 है। इससे पहले दिनांक 24 मई को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 19,420 शीशियों का आवंटन किया गया था और 21 मई को देश भर में 23,680 शीशियों की आपूर्ति की गई थी। और इस बीच कोविड की तस्वीर की बात करें तो कोविड के खिलाफ देश की जंग में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। देश में कुल सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,95,955 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24,95,591 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,157 लोगों की मौत हुई। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,11,388 हो गया है। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20,39,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 20 करोड़ 6 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी गई है और केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके की 22 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध करा दी है। अब तक राज्यों को कुल 22 करोड़ 59,880 टीकों की खुराक उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से बर्बादी सहित 20 करोड़ 13,74,636 खुराकों का उपयोग किया जा चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय कोविड रोधी टीके की 1 करोड़ 77 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल किया जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में कोविड कमांड सेंटर और स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट को देखने के बाद कतरारी गांव में निगरानी समिति के साथ बैठक की। फिर उन्होंने मडगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
मडगांव में चल रहे वैक्सीनेशन का भी निरीक्षण किया। उसके बाद विकास भवन में उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भारतीय रेलवे सभी बाधाओं को पार करते हुए देश भर के विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत पहुंचाने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। अभी तक भारतीय रेल ने देश भर के विभिन्न राज्यों में 1080 से ज्यादा टैंकरों में 17,945 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर न जाने कितने लोगों की सांसों को बचाया है। खास बात यह है कि अभी तक 272 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी की है, जिससे देश में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कई राज्यों को राहत मिली है। कल देर रात तक 969 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने चक्रवात प्रभावित पूर्वी राज्यों से अपनी यात्रा शुरू की और राष्ट्र को राहत देने के लिए कठिन मौसम को भी हराया। इन 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में तमिलनाडु के लिए 3 ट्रेनें, आंध्र प्रदेश के लिए 4 ट्रेनें, जबकि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और केरल के लिए 1-1 ट्रेनें शामिल हैं। दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिलीवरी 1000 मीट्रिक टन को पार कर गई। झारखंड को रेलवे से ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला 15वां राज्य बनने वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त हुई। ये भारतीय रेल का प्रयास है कि जिन राज्यों ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन के लिए आग्रह किया है, उन राज्यों को कम से कम वक्त में अधिक से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वितरित की जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही वन स्टॉप सेंटर योजना यानी एक ही छत के नीचे मदद प्रदान करने की योजना ने अब तक 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है। इस योजना से न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भारतीय महिलाओं को सहारा और सहायता प्रदान करने की योजना है। इस योजना के विषय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सचिव ने बताया कि ये योजना विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर बनाई गई है और इसके फीडबैक को देखकर विस्तार के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये जो वन स्टॉप सेंटर्स हैं विदेशों में 10 सेंटर हम स्थापित करने जा रहे हैं। उनमें 7 गल्फ कंट्रीज़ में हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया में 2 हैं और फिर वो ऑस्ट्रेलिया में 1 है। इस तरह से 10 टोटल हम कर रहे हैं इसको। इनकी व्यवस्था जो है वो MEA वाले करेंगे, जो विदेश मंत्रालय है वो उनको ऑपरेशनलाइज करेगा। इन केंद्रों के माध्यम से जो वहाँ पे महिलाएं हमारी हैं, भारतीय मूल की महिलाएं हैं, उनको जो वायलेंस अफेक्टेड उनमें केसेस अगर कोई आते हैं तो उनको इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हम उसमें देंगे। इमरजेंसी में जैसे एक छत के नीचे उनको पूरा उनको देख रेख करना, उनके केस की देख रेख करना, फिर उनके बाद जो उनकी काउंसलिंग है या उनको और जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो सारी चीज़ एक छत के नीचे इन वन स्टॉप सेंटर में दी जाएगी। कब तक हम देख सकेंगे कि ये वन स्टॉप सेंटर्स जो अब्रॉड में खोले जा रहे हैं, विदेशों में खोले जा रहे हैं, वो कब तक कार्यान्वित हो जाएंगे और उसका एक्सपेंशन का भी उसके बाद कोई प्लान या कुछ पाइपलाइन में है? इसमें विदेश मंत्रालय ने काफ़ी डिलीजेंस की इसके अंदर, हमारी कई उनके साथ मीटिंग्स भी हुई हैं, तो उन्होंने सारा जो इसका पूरा उसका जितना भी वो पूर्वाभ्यास का जितना काम है वो उन्होंने कर लिया है, सारी तैयारी कर ली है। तो ये अब शीघ्र ही मेरा ऐसा अनुमान है कि उनको शीघ्र ही उसको सक्रिय करेंगे। फिर ये नीड बेस्ड है कि जैसे जैसे आवश्यकता वहाँ पे उपस्थित होती जाएगी, जैसे उसको आवश्यकता महसूस की जाएगी, उसके हिसाब से उसको और कंसोलिडेट किया जाएगा आने वाले समय में। ऐसी हमारी योजना है। दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक पक्का कर लिया। अनुभवी मुक्केबाज शिव थापा ने 64 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कुवैत के नादेर उदाह को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ उन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5वां पदक भी सुनिश्चित किया। 91 किलोग्राम वर्ग में संजीत ने भी सेमीफाइनल में स्थान बनाने में सफलता पाई। महिला वर्ग में साक्षी, सिमरनजीत और जैस्मिन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित किए। हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन द्वारा कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद उन्हें क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारत के युवा वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रेनुंगा की ओलंपिक कोटा हासिल करने की उम्मीद को मंगलवार को झटका लगा, क्योंकि वो ताशकंद में चल रही जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मामूली अंतर से पोडियम स्थान से चूक गए। जेरेमी को पिछले महीने यहां एशियाई चैंपियनशिप में घुटने में चोट लग गई थी। इस 18 साल के खिलाड़ी ने स्नैच में 135 किलोग्राम और क्लीन और जर्क में 165 किलोग्राम सहित कुल 300 किलो भार उठाया।
वो महज 1 किलोग्राम से 67 किलोग्राम वर्ग में तीसरे स्थान से चूक गए। हालांकि 2018 के युवा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जेरेमी अंतिम सूची बनने तक अभी टोक्यो खेलों की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका कप का आयोजन अमेरिका में ही किए जाने की संभावना है। कोविड-19 के चलते पहले ही इस प्रतियोगिता में 1 साल की देरी हो चुकी है। पहले इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से कोलंबिया और अर्जेंटीना को सौंपा गया था, लेकिन कोलंबिया में राजनीतिक अस्थिरता के चलते उनको सह मेजबानी से हटा दिया गया। अब खबर आ रही है कि दक्षिण अमेरिका की शीर्ष फुटबॉल गवर्निंग संस्था कोनमेबोल अर्जेंटीना से भी इसको अब अमेरिका ले जाने की योजना बना रही है, क्योंकि जिस तरह अर्जेंटीना में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके चलते वहां आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा। गौरतलब है कि इससे पहले 2016 में अमेरिका इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है। अमेरिका में पिछले साल मई में पुलिस के हाथों मारे गए अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पहली बरसी पर मंगलवार को उनके परिवार ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। फ्लॉयड के परिवार ने कैपिटल हिल पर सांसदों के साथ अपने प्रियजन के नाम पर पुलिस सुधार कानून पारित करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि बीते वर्ष मई में कार्रवाई के दौरान अश्वेत फ्लॉयड को जमीन पर गिराने के बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसकी गर्दन पर अपना घुटना रख दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। फ्लॉयड की हत्या के बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हुए। उस समय भी पुलिस के ऊपर बर्बरता के आरोप लगाए गए थे। चिली में सरकार मोबिलिटी पास की शुरुआत करने जा रही है। सरकार उन लोगों को मोबिलिटी पास की सुविधा देने जा रही है जिन लोगों ने कोविड को हरा दिया है। और जिन लोगों ने कोविड के खिलाफ टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दिया जाएगा ये मोबिलिटी पास, जिसके साथ लोग देश में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगे। सरकार के प्रवक्ता जेमे बोलिलियो ने कहा है कि चिली के भीतर और अधिक आवाजाही की अनुमति देने का निर्णय खुला अवसर नहीं माना जाना चाहिए। बेलोलिया ने कहा कि मोबिलिटी पास एक QR कोड का उपयोग करेगा और जिन लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हीं को ये मोबिलिटी पास दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। On May 2nd, India and the world will be celebrating Satyajit Ray's birth centenary. No other Indian filmmaker who has managed to safeguard international respect for Indian cinema the way his work has for the past 60 years or so. There's a deep affection in the hearts of film professionals, writers, scientists, educators, politicians, besides, of course, ordinary film goers. चक्रवाती तूफान यास उत्तरी ओडिशा के तट से टकराया। राज्य के धर्मा, बालासोर, भद्रक सहित तटवर्ती इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश। एनडीआरएफ की 113 टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात। नौसेना और वायुसेना भी
स्थानीय प्रशासन के साथ सहायता के लिए मौजूद। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित। कहा, इस मुश्किल वक्त में भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी। भारतीय रेलवे की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अब तक करीब 17,945 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन राष्ट्र को की समर्पित। 272 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने करीब 1080 टैंकरों के साथ अपनी यात्रा की पूरी, जिससे 15 राज्यों को राहत। रेलवे से ऑक्सीजन पाने वाला झारखंड बन गया 15वां राज्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी दवा की अतिरिक्त 29,250 शीशियां आवंटित की। म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए मरीजों की संख्या के आधार पर आवंटन की गई है ये दवा। कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार कमी जारी। देश में कुल सक्रिय मामले घटकर हुए 24,95,591। रिकवरी रेट 89% से अधिक। पिछले 24 घंटों में आए 2,08,000 नए मामले, जबकि 2,95,955 मरीज हुए स्वस्थ। देश में टीकाकरण भी तेजी से जारी। अब तक 20 करोड़ 6 लाख से अधिक वैक्सीन के डोज दिए गए। और खेलों में दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक किए तय। शिव थापा, संजीत के साथ महिला वर्ग में साक्षी, सिमरनजीत और जैस्मिन ने भी पदक किया सुनिश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भीषण चक्रवाती तूफान यास की खबर से, जो ओडिशा के बालासोर तट से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। तूफान ने लगभग 9 बजे आज ओडिशा के तट पर दस्तक दी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तूफान के तट से टकराने की प्रक्रिया सुबह लगभग 9 बजे शुरू हुई। तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिलों पर पड़ रहा है। मयूरभंज जिले में भी तूफान की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। तूफान यास के असर से ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस तूफान की गतिविधियों पर पारादीप स्थित डॉपलर मौसम राडार द्वारा निगरानी रखी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें भी इस तूफान पर नजर रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस तूफान के प्रभाव के चलते कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम में बारिश हो सकती है। यास से प्रभावित राज्य सरकारों ने किसी भी आपात स्थिति में इस तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए इंतजाम किए हुए हैं। आपात राहत और बचाव की स्थिति के लिए एनडीआरएफ और नौसेना की टीमें भी तैनात की जा चुकी हैं। और चक्रवाती तूफान यास के ओडिशा तट से टकराने के बाद की स्थिति के बारे में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से बातचीत की। आईएमडी चीफ एम महापात्रा जो बात करेंगे साइक्लोन यास की और उसके लैंडफॉल के बारे में। सर, लैंडफॉल हो चुका है, कितना समय चलेगा ये लैंडफॉल की प्रक्रिया और हम क्या इसकी विंड स्पीड और इसका अभी आगे अगले 3-4 घंटे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लैंडफॉल प्रोसेस अभी चालू है। ये चक्रवात अभी बालासोर के साउथ में तट को पार कर रहा है। विंड स्पीड का अभी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले 3 घंटे के अंदर ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद जब लैंड के ऊपर कंप्लीटली ये सिस्टम चला जाएगा, धीरे धीरे वीक हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट शाम तक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा विंड्स रहेगा और रात तक नॉर्थ इंटर ओडिशा का जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहेगा और जो वेस्ट बंगाल का जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, वहां भी विंड स्पीड ज्यादा रहेगा। जब बालासोर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद है,
24 परगना और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहां भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है। दूसरे सभी डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सर सिविरिटी के हिसाब से बहुत कम हुआ, पहले हम एक्सपेक्ट करते 180 के ऊपर की विंड स्पीड एंड रेनफॉल एक्टिविटी। आपको लगता है कि जो आई है वो भी कन्वेक्शन क्लाउड से ढक गया, तो जो एक्सपेक्टिंग जो स्पीड है, एक्सपेक्टिंग डैमेज है, वो इस बार कम होगा इन कंपेरिजन टू व्हाट वाज प्रेडिक्टेड? ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार कर रहा है, फिर भी इसका जो विंड स्पीड है अभी लगभग 130 से 140, गस्टिंग से 150 होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा उम्मीद था कि 185 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, मगर ऐसे इंटेंस नहीं हुआ और ये अच्छी की बात है। और इसका भी सूचना हम कल रात को दे दिए थे। एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद ये डीप डिप्रेशन में कल तक बदल जाएगा। कल सुबह ये वीक होकर झारखंड में एक डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो ये थे IMD चीफ एम महापात्रा जो बता रहे थे कि साइक्लोन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल तक ये झारखंड में जाके डीप डिप्रेशन में ये साइक्लोन तब्दील हो जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो चक्रवाती तूफान यास जो सुबह 9 बजे तट से टकराया और उसके बाद उसकी लैंडफॉल की प्रक्रिया अगले 3-4 घंटों में पूरी हो गई। और ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त PK जेना ने चक्रवात यास के तटीय इलाके से टकराने के बाद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तूफान के कारण तटीय जिलों में काफी तेज गति से हवाएं चली हैं। साइक्लोन यास इज known to have started the landfall process at around 9 o'clock. DG IMD has confirmed to me that landfall process has started, and this landfall process is expected to continue for 3 to 4 hours. So it's expected that by around 1 p.m. the tail end of the cyclone will also be completely moving to the landmass. This is making the landfall between Dhamra and Baleswar, a little away from Dhamra towards Baleswar, most likely in that Remuna Baleswar Sadar block border somewhere. And it is moving in a northwesterly direction. It will continue to move in Baleswar district till afternoon around, and thereafter it will enter into Mayurbhanj district. The wind is estimated to be right now around 120 to 140 kilometers per hour, and it is expected that this wind speed will continue in Baleswar district around 120 to 140 kilometers per hour. चक्रवात यास को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने भी काफी इंतजाम किए हैं। पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा है कि कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया और साथ ही चक्रवात पर निगरानी रखने के लिए मुख्यालय स्तर और डिविजनल स्तर पर 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। हम लोगों ने एक तो डेडिकेटेड राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश किए हैं, जिसको सीनियर ऑफिसर्स मैन कर रहे हैं, हेडक्वार्टर में भी और डिविजन्स में भी। इसके अलावा एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनें जो हावड़ा या मालदा या कोलकाता टर्मिनल से ओरिजिनेट होती हैं या जो इनकमिंग ट्रेन्स हैं उनको कैंसिल हम लोगों ने कर दिया है। उसके अलावा ये हमारे जो बहुत सारे यार्ड्स हैं, जैसे टिकियापारा यार्ड है और कुछ जो EMU कार शेड्स हैं, वो लो लाइंग एरिया हैं, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे रेक्स को सेफर प्लेसेस में मूव कर दिया। आज महात्मा बुद्ध की जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल विसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु इस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें बौद्ध संस्थाओं से भी सहयोग मिल रहा है। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने की बात कही। The life of Gautam Buddha was about peace, harmony, and coexistence. Today, there are still forces remaining whose existence depends on spreading hate, terror, and mindless violence.
such forces do not believe in liberal democratic principles. The need of the hour is for all those who believe in humanity to come together and defeat terror and radicalization. और पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है. By studying the life of Lord Buddha, there is mention of the 4 sights. These 4 sights brought Lord Buddha face to face with human suffering. At the same time, it ignited within him the desire to devote his life to removing human sufferings. Lord Buddha taught us, Bhavatu Sabba Mangalam. Blessings, compassion, and welfare of all. और पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना संकट के कहर का जिक्र किया. पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है. कोरोना की वजह से पूरी दुनिया संकट में है. भारत समेत दुनिया के कई देशों ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया है. सारे देश मिलकर आज कोरोना से लड़ रहे हैं. The COVID-19 pandemic had not left us. Several nations, including India, have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once-in-a-lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. The pandemic has impacted every nation. The economic impact is huge as well. Our planet will not be the same after COVID-19. In the times to come, we will certainly remember events as either pre-COVID और post-COVID. और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन अहम हथियार है. हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस बीच वैक्सीन का काम भी जारी है. Over the last year, there have been many noteworthy changes as well. We now have a better understanding of the pandemic, which strengthens our strategy to fight it. Most importantly, we have the vaccine, which is absolutely important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. और पीएम ने कहा कि हमें देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है जो कोरोना काल में अहम भूमिका निभा रहे हैं. पीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिन रात सेवा दे रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चों पर तैनात अन्य कर्मियों को धन्यवाद दिया. पीएम ने कहा कि कोरोना संकट काल में मेडिकल स्टाफ लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं. इसके साथ ही पीएम ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. Through this forum, I would like to once again salute our first responders, frontline healthcare workers, doctors, nurses, volunteers who selflessly risk their lives every day to serve others in need. To those who have suffered and lost their near and dear ones, I would like to extend condolences. I grieve with them. केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने ट्वीट करके जानकारी दी है
कि म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में उपयोग की जाने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा की 29,250 अतिरिक्त शीशियां आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित कर दी गई हैं। यह आवंटन उपचार करा रहे रोगियों की संख्या के आधार पर किया गया है। देश भर में जिनकी संख्या 11,717 है। इससे पहले दिनांक 24 मई को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 19,420 शीशियों का आवंटन किया गया था और 21 मई को देश भर में 23,680 शीशियों की आपूर्ति की गई थी। और इस बीच कोविड की तस्वीर की बात करें तो कोविड के खिलाफ देश की जंग में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। देश में कुल सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,95,955 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24,95,591 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,157 लोगों की मौत हुई। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,11,388 हो गया है। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20,39,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 20 करोड़ 6 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी गई है। और केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके